नमस्कार दोस्तों, टीचिंग एग्जाम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बीएड एंट्रेंस 2025 का जो सामान्य हिंदी का जो पोर्शन है 50 नंबर का, वो आज हम कवर करने वाले हैं अपने पीवाईक्यूज़ के माध्यम से। तो इसमें ज़्यादातर जो पीवाईक्यूज़ होंगे वो 2019 से रिलेटेड होंगे, 2019 के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस होंगे। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन है स्वर, वर्ण, व्यंजन या अयोगवा। तो इसका जो सही आंसर है, शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। आपको बता दें कि शब्द यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि कह सकते हैं या वर्ण कह सकते हैं, तो ये होता है। अगर देखा जाए तो हिंदी में कुल 52 वर्ण हैं। कितने हैं? 52 वर्ण हैं, जिसमें स्वरों की संख्या 11 होती है, मूल व्यंजनों की संख्या होती है वो 33 होती है। इसके अलावा आपको बता दें कि 2 अयोगवाह होते हैं, जो होते हैं 2 अयोगवाह, अंग और आह, ये 2 अयोगवाह होते हैं। इसके अलावा 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। द्विगुण में देख लीजिए क्या क्या आता है, ड़, ढ़, ये आते हैं द्विगुण व्यंजन में। इसके अलावा 4 संयुक्त वर्ण होते हैं, 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। अब आपको बता दें कि कौन कौन से 4 होते हैं। तो होते हैं छ, त्र, या और स्रा। ये होते हैं, क्या होते हैं ये संयुक्त वर्ण होते हैं। तो इतने वर्ण होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 6। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 3। तीन प्रकार के होते हैं। अब आपको बता दें कि 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है अग्रस्वर, ठीक है, पहला होता है अग्रस्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर और अंतिम कौन सा होता है? पश्च स्वर। ठीक है, ये स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अब अग्रस्वर कौन कौन सा होता है? तो अग्रस्वर आपको बता दें कि जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय रहता है। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं ई, ए और ए, ये अग्रस्वर है। अब मध्य स्वर आपको बता दें तो जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग क्रियाशील होता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं, जैसे अ, ठीक है। और पश्च स्वर जो होते हैं, जिह्वा मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग उत्थापित होता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं, जैसे आ, उ, ऊ, ओ और ओ। ठीक है, ये होता है। ठीक है, ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्ध विवृत स्वर है। अर्ध विवृत स्वर है कौन कौन से? उ, ए, आ, ए। तो इसमें कौन कौन सा होगा अर्ध स्वर? इसका सही होगा ए, ये अर्ध विवृत है। ठीक है, अब अर्ध विवृत, ठीक है, अर्ध विवृत पहले अब हम आपको बता देते हैं कि विवृत क्या होता है। विवृत होता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे आ हो गया, ठीक है, आ हो गया, तो ये जो है ये विवृत, ठीक है, विवृत स्वर हो गया। इसके अलावा अब अर्ध विवृत, अर्ध विवृत आप बताता हूँ कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला होता है, ठीक है, उन्हें उन्हें अर्ध विवृत कहते हैं। जैसे आपको बता दें कि कौन सा होगा, अ, ठीक है, ए, अ, औ, ठीक है, ये होगा। अब इसके अलावा ये आपके विवृत हो गया और अर्ध विवृत हो गया। अब आपको बता दें कि अर्ध संवृत क्या होता है। एक होता है अर्ध संवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार जो है वो आधा बंद रहता है, जैसे ए और ओ। कौन कौन सा? ए और ओ, ये होता है अर्ध संवृत। ठीक है, ये होता है अर्ध संवृत होता है। कौन कौन सा होता है? ए और ओ, ये होता है अर्ध संवृत। इसके अलावा संवृत होता है, ठीक है,
इसके अलावा संवृत होता है। ठीक है, तो संवृत में कौन कौन सा आता है? वो आता है ई, उ और उ, ये इतने ही संवृत होते हैं। तो आपको पता होगा कि अर्धविवृत स्वर कौन कौन से हैं। तो अर्धविवृत में ए आ है, ए ओ और ओ, तो इसमें से सही आंसर ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चा वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? चा वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहले ऑप्शन देख लेते हैं, वर्तिवर्ण, कंठवर्ण, तालव्यवर्ण या दंतवर्ण। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तालव्य। ठीक है, तालव्य होता है। अब आपको बता दें कि चा वर्ग में, जैसे जब वर्ग की बात हो तो ये ध्यान रखना कि वर्ग में कौन कौन सा आता है, जैसे क वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, ये वर्ग है। अब इसको जब आप लिख लेंगे तो का वर्ग में क्या आता है? क, ख, ग, घ, अंगा, ऐसे आता है। तो चा वर्ग में क्या आएगा? च, छ, ज, झ और य। तो चा वर्ग अगर पूछा तो चा वर्ग ये है। ठीक है, ये होता है चा वर्ग। तो चा वर्ग की जो ध्वनियां हैं वो तालव्य के अंतर्गत आती हैं। अगर कंठ में पूछा जाए तो कंठ में ये आता है कंठ में। ठीक है, ये कंठ में आ जाता है, ये आपका तालव्य में आ जाता है। इसके बाद में अगर पूछा जाए दंत में, तो दंत में ता वर्ग आता है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। शुद्ध शब्द चुनिए। शुद्ध शब्द चुनिए। ऑप्शन है गंगा जल, बेबुनियाद, बड़ा सा, चौपाया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बड़ा सा। ठीक है, ये शुद्ध शब्द है। ठीक है, बड़ा सा। ठीक है, हिंदी वर्तनी का महत्वपूर्ण नियम है सा जैसा। ठीक है, तो ऐसे ही सा बड़ा सा होगा, सही शब्द होगा। वैसे इसको सही, चलिए आपको सही से डिफाइन कर देते हैं। इस सारूप्य वाचकों के पूर्व जो योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है, प्रयोग किया जाना, मतलब योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे तुम सा, राम जैसा। ठीक है, तो यहाँ पे सही विराम चिन्ह का उपयोग किया गया है, इसलिए ये सही है। अगला है सही रूप है। ऑप्शन है साहित्यिक, साहित्यिक, साहित्यक या साहित्यिक। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा साहित्यिक, ये इसका सही रूप होगा। अगला है निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य या अनुशासन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? अनुशासन। ठीक है, अनुशासन। तो आपको बता दें कि अनुशासन शब्द से बना विशेषण अनुशासित है। किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये आपको भी पता है। जैसे राम, श्याम, मोहन, हिमालय, इलाहाबाद। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे हम बता दें कि श्याम की गाय काली है, इसमें काली शब्द क्या होगा? विशेषण होगा। तो ऐसे ही अनुशासन। ठीक है, तो अनुशासन शब्द से बना विशेषण क्या होगा? अनुशासित होगा। यह यौवन में परिश्रम करता रहा। वाक्य में रेखांकित शब्द यानी कि यौवन क्या है? ठीक है, तो इसका जो सही मतलब ऑप्शन दिया हुआ विशेषण, संज्ञा, क्रिया विशेषण या क्रिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? संज्ञा। संज्ञा होगा। और यह अगर पूछा जाए संज्ञा, तो यौवन कौन सी संज्ञा अगर पूछा जाए तो ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, जब किसी भाव, गुण, दशा आदि का अगर ज्ञान कराने वाले शब्द का बोध होता है तो वहाँ पे भाववाचक संज्ञा होती है। निम्नलिखित में से सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, घर, आप, पहाड़ या नदी। इसका सही आंसर क्या होगा? आप। आप जो है ये सर्वनाम है। ठीक है, अब आपको बता दें कि संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं उन्हें ही सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कौन कौन से होते हैं ये भी हम आपको बता दें। मैं, ठीक है, मैं होता है, तुम, मैं, तुम, हाँ, हम, ठीक है, यह, आप, इसका। ठीक है, इसका हो गया, फिर हो गया उसका, तुम्हारा। ये सब शब्द कौन सा है? ये सब सर्वनाम है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ऑप्शन है आगामी, शांत, काला या तुम।
इसका सही आंसर क्या होगा? तुम। आगामी, काला और शांत जो है ये विशेषण शब्द है, ठीक है, जबकि जो तुम शब्द है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो ये तीनों विशेषण है। अगला है इंद्रिय का विशेषण शब्द है। इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होगा? इंद्रिय, इंद्रिक, इंद्रिय या इंद्रिय? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा इंद्रिय। ये होगा इसका सही आंसर। इंद्रिय शब्द का विशेषण इंद्रिय होता है। अगर ईश्वर का पूछा जाए तो इसका ईश्वरीय होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित शब्द का भेद बताइए। तो अत्यंत का भेद बताना है। विशेषण है, प्रविशेषण है, विशेष विशेषण है या सविशेषण है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसका प्रविशेषण है, ठीक है। तो इसमें प्रविशेषण है। प्रविशेषण वो होता है जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताता है, उसे प्रविशेषण कहते हैं। अगला है वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है। वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष्य है। ऑप्शन है वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष्य है। क्या विशेष्य है? तो आपको बता दें कि इसमें उपासक विशेष्य होता है। ठीक है। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं, और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। तो उपासक जो है वो विशेष शब्द है, ठीक है। इसका विशेषण अगर पूछा जाए तो इसका विशेषण श्रेष्ठ होगा। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? ऑप्शन है शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है या छात्रा खेल रही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शिशु सो रहा है। शिशु सो रहा है, ये अकर्मक क्रिया है। अगर पूछा जाए कौन सी क्रिया है तो ये अकर्मक क्रिया है। हथियाना में कौन सा क्रिया है? पेड़ार्थक, संयुक्त, अनुकरणात्मक, नाम धातु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नाम धातु। हथियाना नाम धातु क्रिया है। वह क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे हाथ से होगा हथियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना, शर्म से शर्माना। ये सब कौन सा है? नाम धातु क्रिया है। अगला है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तीन होते हैं या चार होगा? 3, 4, 6 या 3, 4, 6 या 2? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर 2, ठीक है। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, पहला सकर्मक, दूसरा अकर्मक। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? वह बहुत तेज दौड़ा, ठीक है, वह बहुत तेज दौड़ा। तो आपको इसमें बताना है कि क्रिया विशेषण के रूप में किसका प्रयोग किया गया है। तेज, वह, दौड़ा या बहुत? इसका सही आंसर होगा क्या होगा? तेज, ठीक है। इस वाक्य में तेज शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है, और अगर वह पूछा है तो ये वह जो है ये सर्वनाम है, ठीक है, ये सर्वनाम है। बहुत ये जो है ये प्रविशेषण है। क्या है ये प्रविशेषण है, ठीक है। इसके अलावा अगर पूछा है दौड़ा, दौड़ा ये क्या है? ये क्रिया है। अगला है वह बहुत धीरे धीरे बात करता है में रीतिवाचक अव्यय क्या है? ठीक है, करता है, बात, धीरे या धीरे धीरे? इसका सही आंसर होगा धीरे धीरे। ये रीतिवाचक अव्यय धीरे धीरे, ठीक है। इसमें क्या है? रीतिवाचक अव्यय है। अब अव्यय शब्द सदैव मूल रूप में होते हैं, इन पर लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। यह हमेशा अपरिवर्तित भी होते हैं। मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो ये क्या है? निपात है, विशेषण है, सर्वनाम है या संज्ञा है? इसका सही आंसर होगा ये निपात है। मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ, तो इसमें रेखांकित शब्द जो है ये तक, ये निपात है। निपात शब्द के अनेक अर्थ होते हैं जिसमें, और इनका लिंग वचन नहीं होता है। निपात को सामान्य रूप से अव्यय मानते हैं, लेकिन वे शुद्ध अव्यय नहीं होते हैं। विभाजक अव्यय नहीं है, विभाजक अव्यय नहीं है। ऑप्शन है अथवा, नहीं तो, अतएव,
या कि, तो इसमें क्या होगा सही आंसर? इसमें होगा सही आंसर अतएव। ठीक है, मिनट कहाँ चला गया? इसमें क्या होगा? इसमें अतएव होगा। ठीक है, अतएव विभाजक अव्यय नहीं है, बल्कि यह संयोजक अव्यय है। कौन सा अव्यय है अगर ये पूछा जाए तो अगर ये विभाजक नहीं है तो ये कौन सा है? ये संयोजक अव्यय है। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? ऑप्शन है छाछ, तिल, काढ़ा या टेसू। तो इसका सही आंसर होगा छाछ। ठीक है, छाछ जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। खाने पीने की जो सभी चीजें आती हैं वो स्त्रीलिंग होती हैं। कचौड़ी, पूड़ी, खीर, दाल, पकौड़ी, रोटी, चपाती, तरकारी, सब्जी, खिचड़ी, ये सब जितना आता है ये सब स्त्रीलिंग में आता है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, भूतकाल के भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कितने होते हैं? 4, 2, 8 या 6? तो इसका सही आंसर होगा 6। कितने होते हैं? 6 होते हैं भूतकाल के भेद। अब अगर पूछा जाए कौन कौन से होते हैं 6, मतलब आपके 6 कौन कौन से होते हैं, तो आपको बताते हैं कि सामान्य भूत होता है, आसन्न भूत होता है, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतु मद भूत। ठीक है, इतने होते हैं। अगला है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वो वाक्य कहलाते हैं। कौन सा कहलाता है? कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य या सरलवाच्य? तो इसका सही आंसर होगा कृतवाच्य। ठीक है, कृतवाच्य होता है। जैसे आपको बता दें कि राम पुस्तक पढ़ता है या प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर गए, तो ये सब कृतवाच्य है। अगला है, पेड़ से पत्ता गिरा। यहाँ पेड़ से में कौन सा कारक है? करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या कर्म कारक? तो इसका सही आंसर है क्या होगा? अपादान कारक, क्योंकि पेड़ से पत्ते अलग होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अलगाव की स्थिति में अपादान कारक होगा। पेड़ से पत्ता गिरा यानी पेड़ से पत्ता अलग हुआ, तो यहाँ पे अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो इसलिए अपादान कारक होगा। अगला होगा, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। राम खाना खाता है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, राम ने रावण को मारा, माँ अपने बच्चों को मारती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, ये होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या होगा? चारपाई शब्द है। ठीक है, तो चारपाई शब्द है, चारपाई शब्द कौन सा है? रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है या अर्थ तत्व है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? योग रूढ़ होगा। चारपाई योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ रूढ़ होता है, यानी विशेष अर्थ होता है, वो क्या होता है? वो योग रूढ़ होते हैं। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानिए। कोयल, कुक्कर, कुक्कुर, लाख या भीतर? इसका सही आंसर होगा कुक्कुर। ठीक है, कुक्कुर जो है वो तत्सम शब्द है। अब आपको बता दें कोयल का क्या होगा? कोयल का तत्सम होता है कोकिल। ठीक है, कुक्कुर का तद्भव क्या होगा? कुत्ता। उसके बाद में लाख का जो तत्सम होगा वो होता है लक्ष्य। भीतर का तत्सम होता है अभ्यंतर। अगला है, लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम में, तद्भव में, देशज या विदेशज? तो किस में आता है? इसका सही ऑप्शन होगा विदेशज। ठीक है, विदेशज। जो शब्द विदेशी भाषाओं के ज्यों के त्यों या परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं विदेशज कहलाते हैं। जैसे लालटेन, बोतल, तारपीन, आदमी, तोप, अमीर, टिन, नोटिस, ये सब विदेशज हैं। अगला है, अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? जय, राम, मान या रण? तो इसमें किसके साथ उपयुक्त हो सकता है? सही होगा मान के साथ। आप उपसर्ग लगा देंगे तो ये हो जाएगा अपमान। ठीक है, अपजय सही नहीं बैठ रहा है, अपराम सही नहीं बैठ रहा है, अपरण भी सही नहीं बैठ रहा है, अपमान बिल्कुल सही बैठ रहा है। ठीक है, ऐसे आप लगा के आप चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। ऑप्शन है कुख्यात, कुचाल, कुलीन या कुयोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर होगा कुलीन। इसका सही आंसर होगा कुलीन शब्द। कुलीन शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है, बाकी सब में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला है आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नीचे दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। आगमन में कौन सा उपसर्ग है? अव, आग या अ या आ, कौन सा उपसर्ग है? तो आपको बता दें कि इसमें आ उपसर्ग है, ठीक है, आ उपसर्ग है। आ उपसर्ग से और बने हुए अगर शब्द बता दें तो आजीवन, आगमन, आमरण, आजन्म, ठीक है, ये सब आ शब्द से बने उपसर्ग हैं। अगला है आज्ञ शब्द का विलोम है। आज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? विज्ञ, मूर्ख, अनुज या अल्प। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा विज्ञ, विज्ञ होगा। आज्ञ शब्द का विलोम जो है वो विज्ञ है। इसके अलावा मूर्ख, मूर्ख का होता है पंडित, ठीक है, अनुज का होता है अग्रज, और अल्प का क्या होता है? बहु, बहु होता है। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। अनुपमेय, अनुपम, अतुलनीय, अनुपमित। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा अनुपमेय। अनुपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द जो है वो अनुपमेय है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यथेष्ट का विलोमार्थी है? अमंगल, स्वल्प, यथावत या कृपण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्वल्प, स्वल्प होगा, ठीक है। अगला है कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? सबसे पहले आपको अंधकार का पर्यायवाची शब्द याद होना चाहिए, ठीक है। तो अंधकार का पर्यायवाची हम आपको बता दें कि होता है अंधेरा, तम, तिमिर होता है, अंधियारा होता है, तमस होता है। ये सब होते हैं अंधकार के पर्यायवाची शब्द। और अगर पूछा है, नहीं पूछा है, तो आपका अमावस्या नहीं होगा, ठीक है। अगला है पुलोमजा का पर्यायवाची शब्द है। तो पुलोमजा का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा होता है? ठीक है, आपको बता दें पुलोमजा का होता है सची, इंद्राणी, सची होता है, इंद्राणी होता है, इंद्रा होता है, शतावरी होता है, इंद्रवधु होता है, ठीक है। ये पुलोमजा का पर्यायवाची शब्द होता है। तो उसमें पूछा है कौन सा है, तो सची है, ठीक है। इसके अलावा उमा, उमा पार्वती जी को कहते हैं। उमा का पर्यायवाची हम आपको बता दें पार्वती, गौरी, शिवा, भवानी, दुर्गा, गिरजा, कुमारी, सती, शैलसुता, ये सब उमा यानी पार्वती जी की पर्यायवाची शब्द है। कंज जो है, कंज कमल का है। कमल, कुवलव, राजीव, तामरस, इंदिवर, पंकज, अंबुज, पुंडरीक, सरोरु, जलज, नीरज, कोकनद, नलिन, ये सब कमल के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है, ये सब कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। पंचसर जो है ये कामदेव की पर्यायवाची है। पंचसर कामदेव की पर्यायवाची है। कामदेव की और पर्यायवाची आपको बता दें मदन, मनोभव, मार, स्मर, मनसिज, कंदर्भ, अनंग, मनोज, मयन, कुसुमसर या पुष्प धनवा, ठीक है, ये कामदेव की पर्यायवाची है। अगला है बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? बागेश्वरी का क्या है? कमला, सरदा, शारदा, सुखदा या प्रेमदा। तो आपको बता दें कि बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द जो है ये क्या होगा? ये होगा शारदा, ठीक है। और शारदा का और भी और पर्यायवाची आपको बता दें कि भारती, वीणा, गिरा, इला, ब्राह्मी, वगीशा, निधात्री, महेश, महाश्वेता, ये सब किसका है? बागेश्वरी शब्द की पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अगला है हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, ठीक है, इसमें रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो रेखांकित शब्द क्या है? सूर्य है, तो इसका हमें पर्यायवाची बताना है। तो सूर्य का पर्यायवाची हम आपको बता दें कि कौन कौन सा होगा। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि, आदित्य, मार्तंड, अंशुमाली, ये सब किस चीज के हैं? सूर्य के हैं। तो इसमें कौन सा दिया हुआ है? दिनकर दिया हुआ है, तो दिनकर आपका सही होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दें कि नरेश का क्या होता है? नरेश का पर्यायवाची होता है राजा, भूपति, भूपाल, नरेंद्र, निरिप, महीप, ये सब नरेश के पर्यायवाची होते हैं। कलाधर का बता दें, कलाधर जो है वो चंद्रमा की पर्यायवाची है। तो चंद्रमा की पर्यायवाची और कौन कौन सी हो सकती है? चंद्रमा तो होता ही है, सोम, सुधांशु, राकापति होता है, हाँ, यानी रात का पति। इसके बाद में शशि, राकेश, इंद्र, मृगांक, ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अगला है कौन सा? सारंग। सारंग धनुष का पर्यायवाची है, ठीक है। धनुष का और पर्यायवाची कौन कौन से हो सकते हैं? पिनाक, सारासन, चाप, कमान, ये सब धनुष के पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। यशोदा शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो यशोदा शब्द में जो प्रयुक्त संधि है उसका नाम क्या है?
स्वर, व्यंजन, विसर्ग इनमें से कोई नहीं। तो यशोदा में विसर्ग संधि होती है। आपको बता दें ये बनता है यश धन दा, इससे बनता है, और ये विसर्ग संधि, जहाँ पे ये विसर्ग लगा होता है वहाँ विसर्ग संधि होता है। तो इसमें विसर्ग के पहले आ, ठीक है, हो, उसके बाद वर्ग के प्रथम या द्वितीय वर्ण को छोड़कर अन्य कोई वर्ण हो, जैसे या, र, ला, वा, हा, हो या आ हो तो आ और विसर्ग मिलकर ओ हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्या है, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययीभाव या तत्पुरुष? तो नीलोत्पलम शब्द में कर्मधारय समास है। कौन सा है? कर्मधारय समास है। नीलोत्पलम का समास विग्रह होगा नीला है जो उत्पल, ठीक है, अर्थात नीलोत्पल, ठीक है, ये होगा। अगला होगा कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? ऑप्शन है पुरुषोत्तम, देशाटन, कुलश्रेष्ठ या धर्मभ्रष्ट। इसका सही होगा धर्मभ्रष्ट। धर्मभ्रष्ट, धर्मभ्रष्ट में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा गया है, बाकी सब में अधिकरण तत्पुरुष समास है। अगला है बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य है। कौन सा वाक्य है? सरल, आज्ञावाचक, निषेधवाचक या संयुक्त? तो इसमें बता दें किसमें? संयुक्त, संयुक्त वाक्य है, ठीक है। बादल घिराए और बारिश होने लगी, ठीक है। संयुक्त वाक्य कौन कौन से होते हैं? जहाँ पे दो या दो से अधिक सरल वाक्य या मिश्र वाक्य, हाँ, ये एक दूसरे मतलब जुड़ जाते हैं, वहाँ क्या होता है? वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। अगला है कभी कभी, अच्छा, इसमें क्या बताया गया है कि इसमें अशुद्ध वाक्य है, ठीक है, जिन्हें देख स्वयं अपने जीवन को रिक्तता क्या होता है? जिन्हें देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता छोटी लगती है। कभी कभी अचानक ही विविधता में ऐसे विलक्षण व्यक्तियों में मिलता है कोई गलती नहीं। तो इसमें सही क्या होगा? इसका जो हमें छांटना क्या है? अशुद्ध वाक्य छांटना है। तो हमारा जिन्हें देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता छोटी लगती है, ठीक है। अगला क्या है? निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई। तो इसमें से कौन सा इसमें त्रुटि है? कौन से हिस्से में त्रुटि है? तो इसका आपको बता दें, एक हिस्सा बनकर गुजर गई है जिंदगी मानसिक तनाव से आधुनिक परिवार का। तो इसमें सही, इसमें जो है त्रुटि है गुजर गई है, ठीक है, यहाँ पर त्रुटि है। अगर शुद्ध वाक्य देखा जाए तो आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर रही है होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। नैतिकता धर्म से संबंधित है क्योंकि दोनों ही उपेक्षा से मनुष्य डरता है, दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित है, दोनों ही अलौकिक संसार से संबंध है। नैतिकता और धर्म दोनों में अटूट रिश्ता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित है, ये यहाँ पे सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। शुद्ध वाक्य छांटिए। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, वह बिल्कुल बात करनी नहीं चाहती थी, मैं आपकी भक्ति करता हूँ, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती है, ठीक है, ये आपका इसमें शुद्ध वाक्य होगा, या मतलब नहीं चाहती थी, ठीक है, ये आपका होगा। अगला होगा मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है या अच्छी लगती है, इसमें से कोई त्रुटि नहीं है। तो ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा, पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? अच्छी लगती है। अगला है खूब सोच विचार करने के बावजूद भी हम किसी पर नहीं पहुंचे, किस पे? निदान, प्रमाण, परिणाम या परिमाण, किस पे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? परिणाम, ठीक है। खूब सोच विचार करने के बावजूद भी हम किसी परिणाम पर नहीं पहुंच सके। अगला है कनक कनक ते सौगुनी माँ तकता अधिकाय, या खाए बौराय या पाए बौराय, यहाँ कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? अनुप्रास, यमक, उपमा या श्लेष। इसका सही आंसर क्या होगा? यमक। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है, क्या होगा? मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात कहना, बुद्धि भ्रष्ट होना या बेफिक्र होना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बुद्धि भ्रष्ट होना, ठीक है। तो ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना हो सके आप इसे अपने मित्रों में इसे शेयर कर दें ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से दृढ़ कर सकें। तो ऐसे ही वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप
सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। और अगर आप अपनी परीक्षा को और भी ज़्यादा ही अच्छे से अगर देना चाहते हैं तो आप हमारी जितनी भी वीडियो बनाई गई हैं वो सारा देख लीजिएगा, आपका बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद।